नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो आज का हमारा नया टॉपिक होगा साथियों, वो होगी भैंस की नस्लें। किसकी होगी? ब्रीड्स ऑफ बफेलोज। भैंसों की जो नस्लें होंगी उनकी हम बात करने से पहले साथियों हम भैंसों का जो जनरल इंट्रोडक्शन होगा, जो सामान्य जानकारी होगी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य जानकारी होती क्या है, जिसके अंदर भैंस के गण, कुल, संघ, वर्ग वगैरह हम पढ़ेंगे। उसके बाद में भैंसें कितने प्रकार की होती है वो भी पढ़ेंगे। भैंस का कुल कौन सा होता है वो भी पढ़ेंगे। भैंस के मांस को हम क्या कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। भैंसें कितने प्रकार की होती है और उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में भैंस कौन सी भैंस कहाँ पर पाई जाती है, भैंसों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये साथियों हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम भैंसों की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज ही क्लास शुरू करते हैं साथियों। ये रही, क्या है साथियों? भैंस की नस्लें हमारा टॉपिक है। हम भैंस के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आपने अगर सामान्य जानकारी क्लास ली होगी जनरल इंट्रोडक्शन की, तो आपको पता है भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलिस होता है। सभी को पता है बुवेलिस होता है। इस नाम के अंदर आप देखो दोनों लगभग समान दिखाई दे रहे हैं। भैंस का ही वैज्ञानिक नाम ऐसा है जिसके दोनों नाम समान दिखाई देते हैं, बुबेलिस यानी लगभग समान होते हैं। तो आपको ज़्यादा रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऑप्शन आएंगे, आप आसानी से कर दोगे। हम आगे बात करें साथियों, तो भैंस में गुणसूत्र संख्या 50 और 48 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं साथियों? 50 और 48। अब मैं यहाँ आपको डिफाइन कर देता हूँ। भैंसें 2 प्रकार की होती है। कौन कौन साथियों? एक तो होती है दलदली मडी टाइप, एक होती है साथियों जलीय रिवर टाइप। अगर साथियों हम दलदली भैंस की बात करें तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या साथियों 48 होते हैं। अगर हम जलीय भैंस की बात करें साथियों, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 50 होते हैं। यहाँ तक क्लियर? भैंस का कुल बोविडी होता है। और साथियों एक जानकारी और लिख लेना यहीं पे नीचे, भैंस का मांस बफन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? बफन। कहीं कहीं पर केरा बीफ भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है साथियों? केरा बीफ। ठीक है, हम आगे चर्चा करें साथियों भैंस की सामान्य जानकारी में। उसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बफेलो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम साथियों बात करेंगे उसके किंगडम या जगत की। वो कौन से जगत से बिलोंग करता है साथियों? तो एनिमल या जगत से बिलोंग करता है। एनिमल है, पशु है, तो वो अपने ही जगत से बिलोंग करेगा। पशु के क्या होते हैं साथियों? 4 टांगे होती है, 2 सिर होते हैं, 8 कान होते हैं, 10 पैर होते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, 4 पैर होते हैं, 4 ही थन होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 चेहरा होता है। अब आप सोच रहे हो सर ने तो 8 बता दो। बेटा वो 8 नहीं, वो 4 ही है। वो तो क्लास में थोड़ा वो चलता रहना चाहिए ना, वैसे आप बोर हो जाओगे। साथियों किंगडम या जगत क्या होता है? एनिमेलिया होता है। अगर हम इसके फाइलम या संघ की बात करें तो साथियों कोर्डेटा होता है। क्या होता है? कोर्डेटा। क्यों होता है साथियों? इस पशु के अंदर जो मेरु रज्जु होती है वो पाई जाती है। पशुओं के अंदर मेरु रज्जु होती है, इस कारण साथियों इसका जो संघ होगा या फाइलोन होगा वो क्या होगा? कोर्डेटा होगा। अगर हम इसके क्लास या वर्ग की बात करें, किसके साथियों? क्लास या वर्ग की बात करें तो मेमेलिया होगा। क्यों होगा? ये स्तनधारी है या इनमें स्तन ग्रंथियां होती है, इनके अंदर अयन या अडर होता है ना, नीचे थन होते हैं ना, उनसे दूध निकलता है ना, इस कारण इनको किसके अंदर रखा गया है साथियों? मेमेलिया या स्तनधारी या स्तन ग्रंथियां होने का इन्हें मेमेलिया संघ में वर्ग में रखा गया है। अगर हम साथियों ऑर्डर या गण की बात करें भैंसों के, तो वो क्या होता है? ऑर्टियोडेक्टाइला। क्या होता है साथियों? आर्टियोडेक्टाइला। क्यों कहते हैं साथियों, क्यों इस गण में आते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है? सम संख्या के खुर होते हैं। ये जो पैर है साथियों, यहाँ पर जो खुर होंगे वो सम संख्या के 2 भागों में बंटे हुए
और दोनों तरफ समान खुर होंगे। आपने कभी भैंस देखी है? आशा करता हूँ सभी ने देख रखी है। नहीं देख रखी तो बेटा जैसे ही मैं अभी भैंसे पढ़ाऊंगा तो उस फोटो को गौर से देखना। वो तो आपको देखना है ही, क्योंकि उसकी सामान्य जानकारी, सॉरी, जो उसके बारे में जो विशेषताएं हैं वो उसके बाहरी जो त्वचा होती है उससे आपको कैसी लगती है वो आपको गैस करना, पहले आपको सोचना है, ठीक है। उसके सींग कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, कैसी नस्ल है क्या नहीं, उसकी आंखें कैसी, उसका सिर कैसा है, वो आपको उस फोटो में पहले गौर से देखना है, उसके बाद में विशेषताएं पड़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं साथियों, खुर जो होते हैं वो समान संख्या के होते हैं, सभी ने देख रखा है, और समान दोनों तरफ भाग होते हैं। अगर हम फैमिली या कुल की बात करें साथियों तो बोविडी है। बोविडी, इनके जो सींग होते हैं साथियों वो असांख्यित होते हैं। सींगों की कोई शाखाएं नहीं होती है। सींग, ये चेहरा है साथियों, बुरा मत मानना अगर अच्छा नहीं बने तो। यहाँ पर जो साथियों सींग होंगे वो असांख्यित होंगे, सीधे सींग हो गए, कोई शाखाएं बंटी नहीं होगी। अगर हम बात करें साथियों जीनस की तो बुवेलस। अगर हम स्पेसीज या जाति की बात करें साथियों तो बुवेलस बुबेलिस। ये तो क्या है साथियों, वंश से, और ये क्या है साथियों, जाति है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया साथियों, बुवेलस बुबेलिस, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनके अंदर साथियों जगत, संघ, वर्ग, गण और कुल समान होते हैं, लेकिन वंश और जातियां अलग अलग होती है। आपको वैज्ञानिक नाम याद रखने, जो पहला नाम होगा वैज्ञानिक नाम का साथियों वो क्या होगा, वंश होगा, और दूसरा साथियों उसकी जाति प्रदर्शित करेगी। क्या प्रदर्शित करेगा, उसका दूसरा वैज्ञानिक नाम होगा, जो दूसरा अक्षर होगा उसकी जाति प्रदर्शित करेगी। ये आपको पता रखना चाहिए। अगर हम आगे बात करें साथियों, विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें कहाँ पाई जाती है साथियों, तो हमारे देश भारत के अंदर। कहाँ पाई जाती है साथियों, भारत में। भैंस की जल में तैरने की क्रिया वेलोविंग होती है, और भैंस की जो आवाज होती है साथियों वो बेलोविंग होती है। दोनों नाम समझ रहे हो, भैंस के तैरने की क्रिया तो वेलोविंग होती है, और भैंस की साथियों जो आवाज है वो बेलोविंग होती है या रंभाना होता है। अब दोनों नाम, वेलोविंग, बेलोविंग। अब इनके अंदर बस आपको इस W और V का ध्यान रखना है। W मतलब वाटर, और पानी में तैरने की क्या होगी साथियों, बेलोविंग होती है। और साथियों बेलोविंग क्या होती है, आवाज़ होती है, उसे क्या कहते हैं साथियों, रंभाना कहते हैं। भैंस रंभाती है ना, आवाज़ करती है, सुनिए। मैं आवाज़ करके नहीं सुनाऊंगा बेटा, आपको सुन लेनी है फ़ोन के अंदर सर्च करके, ठीक है। अगर हम साथियों भैंसों का उद्गम स्थान माने या भैंसों का हम उद्भव माने तो वो भारत माना जाता है। क्या माना जाता है, भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें साथियों भारत में पाई जाती है। भैंसों का उद्भव साथियों भारत में होता है। विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल साथियों मुर्रा है। भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल मुर्रा है। उत्तर भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल मुर्रा है। तीनों का आंसर क्या होगा साथियों, मुर्रा। विश्व की पूछे मुर्रा, भारत की पूछे मुर्रा, और उत्तर भारत की पूछे तो मुर्रा नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। अगर हम बात करें साथियों भैंसों की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो 20 नस्लें हैं। कितनी है, 20 नस्लें। अब मैंने आपको पहले ही बताया था नस्लों को मान्यता, साथियों नस्लों को मान्यता देता कौन है, एक संस्थान है NBAGR। क्या है साथियों संस्थान का नाम, उस संस्थान का नाम है NBAGR। क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल
जेनेटिक रिसोर्स। अब मान्यता देने वाला नस्लों को ये संस्थान है, हम तो है नहीं, ये तो है नहीं कि मैं निकला उस भैंस को वो नाम दे दो ये मान्यता हो गई, ये नहीं होता है बेटा। एक संस्थान होता है, जो भी भैंस को मान्यता देते हैं ये, उस पर पहले पूरी रिसर्च चलती है, उसकी अलग अलग विशेषताओं को डिफाइन किया जाता है, उसके दूध उत्पादन को देखा जाता है, उसके अंदर दूध की वसा को मापा जाता है, भैंसों को पूरे ही उस भैंस का निचोड़ निकाला जाता है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसी विशेषता है, क्या अलग है बाकी भैंसों से और क्या समान है, वो ये निकालते हैं, उसके बाद में ये मान्यता देते हैं। ये कौन है साथियों? NBHGR। कहाँ पर है साथियों? करनाल हरियाणा में। कहाँ है साथियों? करनाल हरियाणा। अब आपको कोई NBHGR की फुल फॉर्म पूछे, आप बोलोगे तो नहीं? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। कहाँ पर साथियों? करनाल हरियाणा। एक इससे भी मिलता जुलता एक नाम है साथियों, NBPGR। क्या नाम है? उसका पूरा नाम क्या है साथियों? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। कहां पर है साथियों? ये नई दिल्ली के अंदर। यहां पर क्या साथियों? ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो इनके जीनों को एकत्रित करके रखता है, प्लांट वाला भी इनके जेनेटिकों को प्रिजर्व करके रखता है लंबे समय तक। अगर कोई भी पेड़ पौधे की जाति अगर लुप्त हो रही है तो यहाँ से वापस उस जाति को लेके अलग अलग बाग लगाए जाते हैं, उस जाति को, बाग मतलब जंगलों के अंदर उनके पौधे लगाए जाते हैं और उस जाति को ये लुप्त होने से बचाते हैं। ये भैंसों को मान्यता देते हैं। एक है साथियों NDRI। क्या है साथियों? इंस्टीट्यूट के नाम आए तो एक और इंस्टीट्यूट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है साथियों? हरियाणा में। कहाँ पर है साथियों? हरियाणा। एक है साथियों NDDB। ये क्या है साथियों? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ पर है साथियों? आनंद गुजरात में। एक साथियों अमूल आनंद मिल्क यूनियन या यूनाइटेड लिमिटेड, वो भी कहाँ पर है साथियों? आनंद गुजरात में। ये इंस्टीट्यूट है साथियों। अगर हम वापस आए तो साथियों आपको पता चल ही गया होगा इनकी भैंसों की 20 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं भारत में। ये मान्यता आई कहाँ से? तो अभी आपने देखा साथियों, ये NBHGR नामक संस्थान है जो इनको मान्यता देता है कि भारत में भाई इन इतनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। वैसे फिरती बहुत है लेकिन इन 20 नस्लों को हम मान्यता देते हैं। अगर साथियों भैंसों का दुग्ध काल देखें तो 10 से 11 महीने। कितने साथियों? सॉरी 10 से 11 महीने, मतलब 300 दिन के लगभग। अब मैं बता देता हूँ, गाय और भैंस में लगभग दुग्ध काल समान होता है 300 दिन का। और साथियों जो शुष्क काल होता है या ड्राई पीरियड होता है, शुष्क काल या ड्राई पीरियड जो 60 से लेकर 90 दिन का होता है। कितना होता है साथियों? कितना होता है साथियों? शुष्क काल ड्राई पीरियड 60 से लेकर 90 दिन का होता है। एक साथियों भैंस की नस्ल है मणिपुरी नस्ल। कौन सी है साथियों? मणिपुरी नस्ल है जो दलदली भैंस है। कौन सी साथियों? दलदली। 2 प्रकार की भैंसें हमने देखी थी, जलीय और दलदली। मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था, हम आगे
उसका पूरा वर्गीकरण और देखेंगे साथियों। ये देखिए, पहले भैंसों को हमने दो भागों में बांटा, अफ्रीकन और एशियन। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक अफ्रीकन है, एक एशियन है। वापस अफ्रीकन को तो वहीं छोड़ दिया, लेकिन हमने एशियन को फिर दो भागों में बांटा साथियों, जंगली और पालतू। कौन कौन सी? जंगली और पालतू। फिर हमने पालतू को दो भागों में बांटा साथियों, जलीय और कीचड़ या दलदली भैंस। कौन सी साथियों? जलीय या कीचड़ या दलदली भैंस। जिनके अंदर हम गुणसूत्रों की बात कर रहे थे साथियों, जलीय में 50 बता रहे थे, इसके अंदर 48 था कि नहीं था वो साथियों। ये भैंसें उससे भैंसों जली और कीचड़ से पहले भी कई प्रकार की भैंसें हैं। तो आपको याद रखना है वर्गीकरण, भैंसें हमेशा दो भागों में बढ़ती गई। तो आपको कोई भी पूछे आपको कि भाई अफ्रीकन और एशियन भैंसें एशियन भैंसें कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। जंगली आपको पूछेगा नहीं, वापस पूछेगा पालतू भैंसें कितने प्रकार के? साथियों दो प्रकार की। अब आपको ये वर्गीकरण याद रखना है, भैंस दो प्रकार की, अफ्रीकन और एशियन। वापस एशियन दो भागों की साथियों, जंगली और पालतू। पालतू फिर दो भागों की साथियों, दलदली या कीचड़ वाली, या जलीय या रिवर टाइप। ठीक है, हम आगे बात करते हैं साथियों। सबसे पहले जलीय भैंस, वाटर या रिवर बफेलो। किसके साथियों? जलीय या नदीय, वाटर बफेलो या रिवर बफेलो की बात करते हैं साथियों। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 50 होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर हम साथियों आगे बात करें, शरीर भार कैसा होता है? भारी होता है। सबसे पहली बात, इसका शरीर भार भारी होगा। कम गर्मी सहनशील नस्ल है और जल में तैरना पसंद करती है। अब जलीय भैंस है तो पहली बात तो शरीर भारी है, तब वो आसानी से तैर सकती है। वैसे भारी शरीर वाले भी तैर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम गर्मी सहनशील है, तभी तो इसको हम जलीय भैंस कहा जाता है। ये जल में रहना अधिक पसंद करेगी। गर्मी सहन नहीं होती तभी तो आदमी जल में रहता है। या जैसे अभी गर्मी आएगी, हमको गर्मी सहन नहीं होगी, हम पंखे, कूलर या एसी के नीचे रहेंगे। वो हम तभी रहेंगे ना, हम सर्दियों में तो नहीं रहते हो क्या तुम सारे सर्दियों के अंदर पंखे, एसी या कूलर के नीचे नहीं रहते ना बेटा। तो इन भैंसों को क्या पसंद है? ठंडक पसंद है। और ठंड कहाँ पर मिलती है साथियों? पानी के अंदर मिलती है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है साथियों? ये भैंसें भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशियाई देशों में और सोवियत संघ में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशियाई देशों और सोवियत संघ में पाई जाती है। इसे मुख्यतः किसके लिए पाला जाता है साथियों? दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। भैंसों को और गायों को मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। सुअर को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। मुर्गी को मांस और अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। और जो साथियों बकरी होगी, उसे मांस और दूध उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। ठीक है, हम अगले भाग की बात करें साथियों, दलदली या कीचड़ भैंस की। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या साथियों 48 होते हैं। स्वयं या मड बफेलो के अंदर क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं। कैसी साथियों? शरीर हल्के शरीर भार वाली। वो भी कैसी थी साथियों? शरीर भार कैसा था साथियों? भारी था। इनका कैसा है साथियों? हल्का है। कैसी है साथियों? अधिक गर्मी सहनशील नस्ल है, ये गर्मी अधिक सहन कर लेती है। और साथियों कीचड़ में क्या करती है? लेटना पसंद करती है, तभी तो इन्हें दलदली या कीचड़ वाली भैंस कहा जाता है। स्वयं या मड टाइप बफेलो कहा जाता है। और साथियों ये कहाँ पर पाई जाती है? मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर साथियों? मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। फिलीपींस में भैंसों को साथियों काराबाओ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं साथियों? काराबाओ के नाम से जाना जाता है। अगर साथियों ये भैंसें किस लिए पालते हैं? ये भैंसें हैं जो दलदली या कीचड़ वाली भैंसें साथियों ने मांस प्राप्ति या बाहर ढोने के लिए पालते हैं। किस लिए पालते हैं साथियों? मांस प्राप्ति या बाहर ढोने के लिए। दलदली भैंस का साथियों शरीर भार हल्का होता है, लेकिन जो रिवर वाली भैंसें उनका शरीर भार भारी होता है।
कैसा होता है साथियों, शरीर भारी होता है, ये आपको पता है। अधिक गर्मी सहनशील नस्ल है, वो गर्मी सहन नहीं कर सकती। साथियों कीचड़ में ये लेटना पसंद करती है, वो पानी में रहना पसंद करती है कि नहीं। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है साथियों, उनको कवर कीजिए। ये मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना और इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। वो भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशियाई देशों और सोवियत संघ में पाई जाती है। रिवर टाइप को साथियों दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, जबकि जो दलदली या कीचड़ वाली भैंस है, इन्हें साथियों मांस प्राप्ति और बोझा ढोने के उद्देश्य से पाला जाता है। अगर हम बंदियागण की बात करें साथियों, गाय और भैंस में बोझा ढोने से मुझे याद आया, इसमें साथियों गाय और भैंस में बंदियागण की बात करें तो वो किससे करते हैं? बर्डिडो कास्टेटर या बर्डीजो कास्टेटर, मैंने उस टॉपिक के अंदर बताया था साथियों। था कि नहीं था? बर्डिडो कास्टेटर, ठीक है। उपकरण को काम में लेते हैं उनके बंदियागण। जो गाय और भैंस के साथियों बंदियागण की वे नर हैं, हम उनको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अगर हम बोझा ढोने के उद्देश्य से बात करें, अगर हम बोझा ढोने के उद्देश्य से बंदियागण करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? उस नर को हम अलग संज्ञा देते हैं। जो साथियों मांस प्राप्ति हेतु बंदियागण करते हैं, कास्ट्रेशन। और साथियों एक हम करते हैं समूह में, मादा के हीट या ताव में आने पर उसका पता लगाने के लिए नर को बंदियाकरण कर समूह में रखा जाता है। क्या करते हैं साथियों, समूह में जो मादा है वो हीट में आने पर उसका पता लगाने के लिए नर को बंदियाकरण करके उस समूह में रखा जाता है। उस नर को हम क्या कहते हैं? अगर हम बोझा ढोने के उद्देश्य से बंदियाकरण करते हैं तो साथियों उसे हम बुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलक या बुलक। अगर हम मांस प्राप्ति के उद्देश्य से साथियों बंदियाकरण करते हैं तो हम उसे स्टीयर कहेंगे। अगर हम साथियों समूह में मादा के हीट में आने पर उसका पता लगाने के लिए नर को बंदियाकरण करेंगे तो साथियों हम उसे कहेंगे टीजर बुल। क्या कहोगे साथियों? टीजर बुल कहोगे। अब उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की। कौन सी भैंस का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, या कौन सी बफेलो का साथियों ओरिजिन प्लेस कहाँ पर? सबसे पहले हम मुर्रा की बात करें साथियों, उसका ओरिजिन प्लेस पंजाब व हरियाणा है। कहाँ पर साथियों? पंजाब व हरियाणा। महसाणा साथियों गुजरात की है। जाफराबादी गुजरात की है। बदावरी उत्तर प्रदेश के बदावत क्षेत्र की। कहाँ की साथियों? उत्तर प्रदेश का बदावत क्षेत्र। जो मराठवाड़ी है साथियों वो महाराष्ट्र की है। नागपुरी साथियों महाराष्ट्र की है। नीली रावी पंजाब की। सुरती साथियों गुजरात की है। कालाहांडी ओडिशा की है। चिल्का उड़ीसा की है। और साथियों बन्नी गुजरात की है। टोडा तमिलनाडु की है। पंढरपुरी महाराष्ट्र की है। पंढरपुरी एक चाय वाले भी है, ब्रांच है ना उसकी पंढरपुरी की बहुत सारी साथियों। लूट या दलदल असम व मणिपुर की है। छत्तीसगढ़ी साथियों नाम से पता चल रहा है छत्तीसगढ़ की है। और जो बरगुर नस्ल है साथियों वो तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। ओरिजिन प्लेस है ये आपके लिए अदर है। हम जिन नस्लों की बात करेंगे साथियों हम उनका भी याद रख लें, बहुत काफ़ी है।
जो हम 6 से 7 नस्लें पढ़ेंगे, हम उनके बारे में जानकारी संपूर्ण जुटा लें, वो बहुत अच्छी है हमारे लिए। अगर साथियों हम बात करें भारतीय नस्लों की, सबसे पहले उत्तर भारतीय नस्लें जो कहाँ कौन कौन सी है साथियों, मुर्रा और नीली रावी। उत्तर भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, वो है मुर्रा। और उत्तर भारतीय 2 नस्लें साथियों, मुर्रा और नीली रावी। गुजरात की नस्लें साथियों कौन कौन सी है, सुरती, मेहसाणा, जाफराबादी, कुंडी या बन्नी। क्या क्या नाम है साथियों, सुरती, मेहसाणा, जाफराबादी, कुंडी या बन्नी। अगर हम उत्तर प्रदेश की नस्ल की बात करें साथियों, तो वो है बदावरी। उत्तर प्रदेश के बदावा जिला इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर हम साथियों मध्य भारतीय नस्लों की बात करें, तो नागपुरी है, इलिचपुरी, नागपुरी या इलिचपुरी कहाँ की साथियों, महाराष्ट्र की है। एक साथियों पंढारपुरी, वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। मराठवाड़ी, मराठा कहाँ के थे साथियों, तो महाराष्ट्र के थे, तो आप इससे याद रख सकते हो मराठवाड़ी कहाँ की है, महाराष्ट्र की। कालाहांडी साथियों उड़ीसा की, और चिल्का ये भी उड़ीसा की है। अगर हम साथियों दक्षिण भारतीय नस्लों की बात करें, तो एक की नस्ल है वो टोडा कहाँ की साथियों, तमिलनाडु की। और अन्य नस्लें बात कर लीजिए साथियों, ल्यूट या स्वयं साथियों कहाँ की है, आसाम व मणिपुर की। बरगू साथियों तमिलनाडु की है। जो छत्तीसगढ़ की, वो छत्तीसगढ़ की। साथियों जो गोजरी एक नस्ल है, वो पंजाब व हिमाचल प्रदेश की। कहाँ के साथियों, पंजाब व हिमाचल प्रदेश की। ये तो थी इसकी सामान्य वर्गीकरण। एक बार वापस देख लीजिए साथियों, उत्तर भारत की मुर्रा और नीली रावी। गुजरात की साथियों सुरती, मेहसाणा, जाफराबादी, कुंडी या बनी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, तो बदावरी नस्ल है। अगर हम मध्य भारतीय नस्लें बात करें, तो नागपुरी कहाँ की साथियों, इलिचपुरी की, महाराष्ट्र की। पंधारपुरी साथियों महाराष्ट्र की है। मराठवाड़ी महाराष्ट्र की है। कालाहंडी उड़ीसा की, और चिल्का उड़ीसा की। अगर हम साथियों दक्षिण भारतीय नस्लों की बात करें, तो टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की है। आगे साथियों अगर हम अन्य की बात करें, तो साथियों ल्यूट आसाम और मणिपुर की है। बरगुर की बात करें साथियों, तमिलनाडु की है। और छत्तीसगढ़ी तो नाम से पता चल रहा है छत्तीसगढ़ की है। और साथियों गोजरी की बात करें, तो पंजाब व हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की साथियों, पंजाब व हिमाचल प्रदेश की। उसके आगे साथियों नस्लों से पहले हम एक और छोटा सा वर्गीकरण देखते हैं। अगर आपने सामान्य जानकारी पढ़ी, तो उसके अंदर आपने प्रौढ़ नर पढ़ा होगा, एडल्ट मेल पढ़ा होगा साथियों। हम उसे क्या कहेंगे, बफेलो बुल या बुल कहेंगे। सही है। अगर आपने साथियों प्रौढ़ मादा पढ़ी होगी, अगर आपने एडल्ट फीमेल पढ़ी होगी साथियों, तो हमने उसे बफेलो कहा होगा। अगर आपने नवजात पढ़ा होगा या न्यू बॉर्न बेबी पढ़ा होगा, तो साथियों हमने उसे काफ कहा होगा। बफेलो काफ कहा कि नहीं कहा। अगर आपने साथियों यंग मेल पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था साथियों, इन दोनों को मिलाओ क्या बनेगा, बुल काफ। क्या होगा साथियों, बुल काफ होगा। जबकि जो साथियों इनकी जो यंग फीमेल होती है, हम उसे अलग नाम देते हैं, उसे हम हिपर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, हिपर कहते हैं। क्या है साथियों, यंग फीमेल। ये क्लियर हो गया। उसके आगे साथियों हमने मैथुन की या मेटिंग प्रोसेस की बात की थी साथियों। हमने उसे क्या कहा था, सर्विंग कहा था। क्या कहा था साथियों, सर्विस या सर्विंग कहा था। उसके साथ में साथियों हमने बात की थी प्रसव क्रिया की। जो बच्चा देने की क्रिया हमने उसकी बात की साथियों, उसे हम काविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काविंग। यहां तक आपके क्लियर है।
यह हमने इसकी सामान्य जानकारी बात की थी साथियों। इसके मांस को मैंने सबसे पहले बताया था, बीफ या केरा बीफ कहते हैं। हम नस्लों की बात साथियों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे आपके सभी को 12th वालों को जिनके एग्रीकल्चर उनको पता है, हमें 12th करते ही कॉलेज में जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। वो है साथियों JET जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या CUET। ये दोनों हमें एग्जाम देने पड़ते हैं। ICAR और BHU का भी देना पड़ता है। इसके लिए साथियों आपको एक कड़ी मेहनत की जरूरत है। इसके लिए साथियों अपेक्स एग्री क्लासेज आपके लिए तत्पर है। तो साथियों हम आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आपको कॉलेज विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्स एग्री क्लासेज हमेशा आपके साथ में रहेगा। इसके लिए हमने साथियों 29 मार्च 2024 से नया क्रैश कोर्स स्टार्ट, नया बैच लगेगा साथियों। आप अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके बात कीजिए और अधिक जानकारी जुटा लीजिए। और साथियों हमारे यहाँ पर 11th और 12th एग्रीकल्चर फाउंडेशन भी होगा। अगर आप 2 महीनों की तैयारी करते हैं, 2 जून को आपके जेट का एग्ज़ाम है, अगर आपने तैयारी में थोड़ी सी कमी रख दी या आप कारणवश पढ़ नहीं पाए या आपको कॉलेज मिली और आपको विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है, तो हम उसके लिए एक लॉन्ग ईयर बैच या टारगेट बैच लगाएंगे साथियों। और उसके साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हम बैच अलग अलग रखेंगे। ये भी आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और अभी बात कीजिए और अपना एडमिशन लीजिए। सीमित सीटें, सीमित लोग, आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी द्वारा आपको अध्यापन करवाया जाएगा। हर क्लासरूम डिजिटल होगा, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। हर क्लासरूम के अंदर साथियों ऐसे डिजिटल बोर्ड होंगे जिन पर हम पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत शानदार क्लासरूम में माहौल मिलेगा। आपके साप्ताहिक टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। बस कमी है आपके तैयारी करने की। आप जल्दी आइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही साथियों। धन्यवाद। आए हुए सभी कश्मीरियों को मेरा दिल से सलाम।